राजस्थान के दर्जनों जिलों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सवाई माधोपुर में बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। राजस्थान के सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें हैं। खेत जैसे धरती में समा गए हैं। नीचे गिरता पानी किसी झरने की तरह दिख रहा है, लेकिन ये बाढ़ के बढ़ते खतरे और बर्बादी की निशानी है। बताया जाता है कि जड़ावता गांव के पास 2 किलोमीटर लंबी 100 फुट चौड़ी और करीब 60 फीट गहरी खाई बन गई है। कटाव जारी है। अब इस प्रलंकारी बाढ़ में 2 मकान, 2 दुकानों के साथ एक मंदिर भी गिर गया है। कदम कदम पर तबाही दिख रही है। गांव जैसे उजड़ने के कगार पर है। जिस तरह से सवाई माधोपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है और सुरवाल डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से जड़ावता गांव के लोग अब भी डरे सहमे हैं। गांव वाले खौफ के साए में जी रहे हैं। सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में राहत कार्य भी तेजी से चल रहा है। आपदा मंत्री भी दिन रात एक किए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लोगों के साथ रात में भी जमे हैं। प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के करीब 1 से 1.5 दर्जन गाँव इन दिनों कुदरत की मार झेल रहे हैं। 2-3 दिनों से अपने घरों की छत पर रह रहे हैं। घर छोड़ने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन, पुलिस, सेना और बचाव दल राहत कार्य में जुटे हैं। इस बीच सवाई माधोपुर के अलावा जयपुर, दौसा, कोटा और बूंदी में बाढ़ के हालात जस के तस हैं। सेना के जवानों की मदद ली जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 दिन तक राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। आज उदयपुर, सिरोही में बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं जयपुर समेत बाकी सभी जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है। जयपुर, दौसा, नागौर, बूंदी, सिरोही, डीडवाना, कुचामन में आज और कल स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। और पहाड़ों में जारी बारिश का कहर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर बादल फटने से आपदा आई हुई है, तबाही है। देखिए, पहाड़ों से पानी के साथ उतरा मलबा, बड़े बड़े पत्थर और गाद के साथ तबाही का ये मंजर। ये तस्वीरें हिमाचल की मंडी की हैं। एक बार फिर भारी बारिश के बाद बागी पाराशर में फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई है। बागी नाला पूरे उफान पर है। महज 4 सेकंड का वक्त लगा और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। 3 साल पहले इसे असुरक्षित घोषित किया गया था। हिमाचल के मंडी स्थित बाली चौकी की ये तस्वीरें हैं, जहां देर रात एक घर जमींदोज हो गया। आंकड़े के मुताबिक भारी बारिश से बाली चौकी में एक सप्ताह में ऐसे 14 घर गिर चुके हैं। घरों की छत देखिए, जमीन पर पड़े हैं। अब तक 30 घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। रास्तों पर भी बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं। कई इलाकों में नाले उफान पर हैं। सैकड़ों परिवार प्रभावित हैं। चंबा के सुंडला बनीखेत मार्ग तेलुरु के पास ये बरसाती झरना बह रहा है, जिससे कई गाड़ियां फंस गई। यात्री बेहाल हैं। और हिमाचल के कांगड़ा में नागावाड़ी नाले में तेज बहाव की वजह से काफी मुसीबत आ गई। कई घरों में मलबा घुस गया। देखिए रिपोर्ट। घरों में मलबा बिखरा है। घर का कोई कोना नहीं है जहां तबाही के निशान ना हो। तस्वीरें कांगड़ा के नूरपुर की हैं, जहां 4 लेन कंपनी की ओर से डाली गई पुलिया के कारण भारी मात्रा में बरसात का पानी रिहायशी इलाके तक आ गया, जिसके बाद हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ भर गया। कई घरों में अब भी करीब 4 फुट तक पानी भरा है। कई घरों की दीवारें गिर गई हैं। मलबा हटाने का काम जारी है। जेसीबी मशीनें काम पर हैं। इस बीच कई कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क टूट गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियां फंस गई। और जम्मू कश्मीर में भी कई स्थानों पर हालात ठीक नहीं है। जम्मू संभाग के कई जगहों पर आज भी अलर्ट जारी किया गया है। वहां क्या दिक्कतें हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से लगातार इसमें क्रैक आ रहा है और धीरे धीरे करके जो यहाँ पे पिलर है वो यहाँ पे खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये वो डरावनी तस्वीरें हैं जो साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से लगातार जो पुल है वो यहाँ पर क्रैक हो रहा है। ये कठुआ जिले के जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लोकेट मोड़ के पास बना पुल है। पुल में दरार आ चुकी है। आवाजाही बंद हो गई है। इस बीच भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई गांवों में कीचड़ के साथ बाढ़ का पानी घुस गया। ये हालात देखिए, महिलाएं घरों से मिट्टी और मलबे को साफ कर रही हैं। चारों दीवारें, अपने कमरे की सारी दीवारें तोड़ के पानी बाहर निकाला, तो अभी भी पूरा चिकड़ा अंदर भरा हुआ। मेरे बेड, बिस्तर सब कुछ पानी के ऊपर तैर रहा था। कम से कम 200 घर होगा सारा, यानी कि ऐसे
पांडा बर्तन में बह गया था। उधर से सब बच्चे बुच्चे अंदर थे, उधर से निकाले हमने, और हमारा माल शाल भी जो बीच में ही था। यहाँ पे कई मकान हैं जहाँ पे पानी जो है वो घरों के अंदर गया है और अभी भी लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर हुई है। कई लोगों का जो नुकसान है वो भी यहाँ पर हुआ है। अब भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। 24 घंटे तक ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। बारिश ने यहाँ पे तबाही मचाई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरीके से बारिश रहने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में भी बाढ़ की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। कई जगह से हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। उफनती हुई कालीसिंध नदी से ये कार निकाली जा रही है। लोग उस वक्त सन रह गए जब कार से 2 लोगों के शव भी निकले। ये तस्वीरें राजस्थान के झालवाड़ के पास गागरोन की हैं। बताया जा रहा है कि कालीसिंध नदी की पुलिया पर तेज धार में ये कार बह गई थी। कार में 4 लोग सवार थे। 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। पुल के ढहने की तस्वीरें पंजाब के पठानकोट की हैं। जालंधर नेशनल हाईवे के पास ये पुराना पुल चक्की दरिया की चपेट में बह गया। कुछ साल पहले इसे बंद कर दिया गया था। वहीं एहतियात के तौर पर पानी के तेज बहाव को देखते हुए पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे पर बने पुल को भी बंद कर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। मनवाल के पास खड्ड पर बना एक घर भी पानी की तेज धार में बह गया। सैलाब के बीच से एक बाइक सवार का रेस्क्यू किया गया। उफनती नदी में बाइक सहित बह रहे युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया। भारी बारिश के बाद बिहार के हाजीपुर में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मुख्य बाजार में पानी भर गया है, जिससे लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। और पानी के बहाव को कम आंकना 4 कार सवारों को महंगा पड़ गया। कार सवार अचानक से बहने लगे। 2 लोगों की मौत हो गई है तो 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राव नदी उफान पर है। तेज बहाव को पार करना आपदा को चुनौती देना है। गाड़ियां पार करने का इंतजार ही बेहतर है, लेकिन बहाव को इस थार सवार लोगों ने चुनौती दी। इस सफेद थार गाड़ी के ड्राइवर ने नाले को पार करने की कोशिश की। जैसी वो बहाव में घुसी, अनियंत्रित हो गई और फिर पलटने लगी। नदी का बहाव इतना तेज था कि वो 3 बार पानी के बीच पलटी। इस पर सवार लोगों की जान पर बनाई। इसके बाद जेसीबी की मदद से नदी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। बात बिहार की। बिहार में आज वोटर अधिकार यात्रा पर ब्रेक है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेंगे। कल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल होंगी। और इस बीच बिहार के अररिया में राहुल गांधी ने पत्रकारों से अपनी यात्रा को लेकर बात की। तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी को लेकर टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने राहुल गांधी से सवाल पूछे। सवाल पर राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए सुनिए। राहुल जी, सवाल ये है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। और बड़ी खबर, दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत से केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। दिल्ली के संघ कार्यालय केशवकुंज में दोनों की मीटिंग हुई है। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात चली है। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात हुई। दिल्ली के संघ कार्यालय केशवकुंज में ही मीटिंग हुई और यह भी बताया जा रहा है कि करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा चली है, बातचीत हुई है।
तो किन मुद्दों पर बात हुई है, ये मुलाकात कितनी अहम हो जाती है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन 45 मिनट तक चर्चा चली, दोनों के बीच मुलाकात हुई है। आमोद राय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आमोद, इस मीटिंग को आने वाले समय के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? क्या किसी बड़े संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है या नॉर्मल मीटिंग के रूप में ही देखा जाए? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की जो मीटिंग हुई है सरसंचालक मोहन भागवत के साथ, ये तकरीबन उनकी मुलाकात 2 साल बाद हुई है। पिछली बार जो उनकी मुलाकात हुई थी अक्टूबर 2023 में नागपुर के अंदर हुई थी, नागपुर में हुई थी, और इस बार लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है। तब हुई है जब बीजेपी में लगातार सांगठनिक बदलाव की चर्चा है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव में जो डिले हो रहा है उसमें कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय का अभाव है। ऐसे मौके पर शिवराज सिंह चौहान का सरसंचालक से मिलना निश्चित तौर पे कोई न कोई इसके अंदर बातचीत चल रही है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी में जल्द से जल्द अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके लिए एक कंसल्टेशन भी चल रहा है लगातार, उसमें अलग अलग लेवल पे कंसल्टेशन चल रहा है। हालांकि इसमें ज्यादा भूमिका बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष उनकी है, लेकिन निश्चित तौर पे सरसंचालक के साथ जो शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात है इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हो सकता है इसका प्रभाव और इसका प्रतिफल जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि इस बैठक का आखिर नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। और ईडी की कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। खबर यह आ रही है कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करते थे। ईडी की कार्रवाई में करीब 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई थी। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में ये सामने आया कि कर्नाटक के विधायक केसी वीरेंद्र बेंगलुरु में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं। दोनों ने कई फर्जी कंपनी खोल रखी है ताकि नकद में आए ब्लैक मनी को सफेद बनाया जा सके। इस काम में खासकर उनके कैसीनो का इस्तेमाल किया जाता था। बताया जाता है कि ये पहले लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाते थे और बाद में वो पेमेंट साइबर फ्रॉड से आए पैसों से एडजस्ट कर दिया जाता था। इसी बेनामी कंपनियों और लोगों के नाम से गाड़ियां और दूसरे शौक पूरे करते थे। गाड़ियों के नंबर अक्सर वीआईपी और फैंसी होते थे। उसकी बड़ी बेटी ने हाल ही में यूके से पढ़ाई पूरी की है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि मामले के तार दुबई, श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे देशों से भी जुड़े हैं। छापेमारी में कुछ जगह से प्रॉफिट शेयरिंग की फाइलें मिली हैं। जानकारी के मुताबिक विधायक इसके अलावा लॉटरी किंग मार्टिन से जमीन पर कैसीनो खरीदने की भी कोशिश कर रहे थे। और अब बात करेंगे शुभांशु शुक्ला की। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने गृहनगर लखनऊ जा रहे हैं। उनके भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज यूपी में अपने गृह जिले लखनऊ पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये उनके लिए गर्व की बात है। हम सब गौरवान्वित हैं और आने वाले समय अंतरिक्ष में भारत का होगा, ऐसा विश्वास है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में एक भव्य विजय परेड का आयोजन किया गया है। सुबह 9 बजे हवाई अड्डे से शुरू होने वाली कार परेड में शुभांशु शामिल होंगे, जो गोमती नगर विस्तार परिसर से होते हुए G20 चौक तक जाएगी। शुभांशु के परिवार के अधिकतर सदस्य भी उनसे मिलने पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाल में हुए हमले के सिलसिले में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की पहचान तहसीन सैयद के रूप में की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले का दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य अभियुक्त सकरिया राजेश भाई खिमची का वो दोस्त बताया जाता है जिसका नाम तहसीन सैयद है। उसे पूछताछ के लिए बीती रात गुजरात के राजकोट से दिल्ली लाया गया और तथ्यों की पुष्टि के लिए खिमजी से उसका आमना सामना कराया गया। पुलिस के मुताबिक खिमजी ने गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास का एक वीडियो कथित तौर पर तहसीन को भेजा था, जबकि तहसीन ने उसे 2000 रुपए भेजे थे। बुधवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन पर कथित हमले से पहले खिमजी लगातार तहसीन के संपर्क में था। आरोप है कि खिमजी शराब की तस्करी में भी शामिल था। दिल्ली पुलिस राजकोट में खिमजी के दोस्तों
और परिवार के सदस्यों समेत 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है। खिमजी को अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। राजकोट पुलिस के अनुसार खिमजी 19 अगस्त को आवारा कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल्ली पहुंचा था। और नोएडा के निक्की दहेज हत्याकांड मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ा ये है विपिन भाटी, जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक जांच पड़ताल के लिए पुलिस उसे निशानदेही के लिए ले गई थी, तभी उसने हिरासत से भागने की कोशिश की। फ्लेमेबल पदार्थ से उसने अपनी पत्नी को जलाया था। उसके बोतल की रिकवरी के लिए यहाँ पे ले आए थे। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा को पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पे जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। विपिन कथित तौर पर 36 लाख रुपए के दहेज के लिए अपनी पत्नी को आग लगाकर मारने का अभियुक्त है। आपको मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा। और कल निक्की की सास दयावती को कासना पुलिस टीम ने एक निजी अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया। इस बीच ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर में पत्नी निक्की के साथ कथित तौर पर मारपीट करते और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दिख रहा है। एक वीडियो में दिख रहा है कि बुरी तरह से जली हुई निक्की सीढ़ियों से नीचे आती है और गिर जाती है। गुरुवार की रात अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। निक्की का उसके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। निक्की के पति भाटी और उसके परिवार के खिलाफ कासना थाने में मामला दर्ज किया गया है। निक्की की 2016 में विपिन से शादी हुई थी और उनका एक बेटा है। फिलहाल कोर्ट ने पेशी के बाद विपिन भाटी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।